नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए GER बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए थे और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में 2021-22 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से MP आगे निकल गया है। बता दें कि MP में 28.9% सकल नामांकन अनुपात दर्ज हुआ है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 में ये 28.4% था। वहीं प्रदेश को मिली इस उपलब्धि को लेकर CA मोहन यादव ने खुशी जताई और सभी को बधाई भी दी। नमस्कार, मैं आपको सबको जानकारी देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से नई शिक्षा नीति लागू की है, नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद हमारी सकल पंजीयक दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज हम आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि 21-22 का जो सकल पंजीयक अनुपात GER अखिल भारतीय 28.4 की तुलना में 28.9 दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन स्नातक स्तर पर लागू हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय औसत से आगे निकलना ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये उल्लेखनीय है कि पिछले 3 साल पहले लगभग 4% के पीछे हम थे, लेकिन धीरे धीरे इस दिशा में लगातार प्रगति की है। और वो भी कोविड की चुनौतियों के काल के बावजूद भी हमने न केवल अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बनाए रखा, बल्कि नई शिक्षा नीति का भी सफलता से सभी स्तर पर लागू किया गया है। एक बार मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही। चुनाव समिति की बैठक में PCC प्रभारी सचिन पायलट और रजनी पाटिल के साथ चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बता दें कि 26 जनवरी को दोपहर छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की शुरुआत हुई थी, जिसमें प्रभारी सचिन पायलट, स्क्रीनिंग कमेटी प्रमुख रजनी पाटिल, कृष्णा अलवारू, प्रगट सिंह सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके अलावा PCC चीफ दीपक बैज, पूर्व CM भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता भी इसमें मौजूद रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की भी सुगबुगाहट जो है शुरू हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर चिम्मन लाल हिंडोलिया ने प्रेस वार्ता के दौरान BJP सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, शिक्षा का भी स्तर पिछड़ा हुआ है। इसके साथ ही डॉक्टर चिम्मन लाल हिंडोलिया ने कहा कि भिंड दतियाल लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए वे 2018 में शिक्षा विभाग से त्यागपत्र देकर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर पार्टी उन्हें भिंड दतियाल लोकसभा सीट से मौका देगी तो वे जीतने के बाद क्षेत्र में शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर जोर देंगे और क्षेत्र में विकास कार्य कराएंगे। और अभी 2024 का इलेक्शन होने वाला है, तो लोकसभा में मैं अपनी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी मैंने की है। उस संबंध में हम कैसे इलेक्शन लड़ें और हम क्या कर सकते हैं इस लोकसभा के लिए, इस संबंध में मुझे प्रेस वार्ता बुलाई है। क्या लगता है कि कांग्रेस हमेशा की तरह लोकसभा चुनाव हारती चली आ रही है, जबकि भाजपा के प्रत्याशी या स्थानीय हो या बाहर का हो, फिर भी लगातार भाजपा जीतती चली आ रही है, क्या कारण? भाजपा का ये देखने में तो आया है कि उनका संगठन काफ़ी मजबूत रहा है और बात भिंड दतिया की ही नहीं, भाजपा बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो कभी नहीं हारती, चाहे वो उज्जैन हो, एक बार हारी है 50 साल में, मुझे लगता है भी प्रेमचंद गुड्डू जीते थे कुछ समय पहले। तो ये तो संगठन की कमी मुझे ज़्यादा दिखती है, क्योंकि मैं इलेक्शन में पीठासीन वगैरह रहा हूँ और इसके अलावा मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट रहा हूँ, तो मैंने इलेक्शन में जा कर के देखा है। संगठन तो दिक्कत कर रहा है, मतलब कमी है कांग्रेस की और उनकी मजबूती है, इस पर काम किया जाना चाहिए। फिर दूसरा, प्रत्याशी भी बहुत बार कांग्रेस को बहुत अच्छा नहीं मिला है। क्या लगता है सनातन धर्म का कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती चली आई, सनातन धर्म ये वजह हो सकती है? नहीं, ये तो अभी चर्चा में आया है भाई, कांग्रेस तो कब पिछले 40 साल से 38 साल से हार रही है और ये सवाल तो अभी कुछ महीने पहले की बात है, तो इसको इसमें तो नहीं जोड़ सकते।
सनातन को। आप क्या मानते हैं जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बड़े नेता हैं और उन्होंने आमंत्रित अस्वीकार किया, नहीं गए, क्या लगता है? वो तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चारों शंकराचार्य नहीं गए, जो धर्मगुरु बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, जिनके हिसाब से वो अपने आप शंकराचार्य तो एक तरीके से पोप हैं, और उनकी बात नहीं सुनी गई। और एक भी शंकराचार्य आ जाते, एक भी व्यक्ति और आ जाते, तो ये माना जाता है कि सही कहीं ना कहीं हम गलत हैं। धर्म गुरु हैं जो एकदम संस्थापक हैं, आदि शंकराचार्य के प्रतिनिधि हैं वो, तब वो लोग नहीं गए तो हम ऐसा कैसे मान लें कि हमने कोई विरोध कर दिया। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप भिंड लोकसभा से करते हो? भिंड लोकसभा सीट पर हम मुख्य मुद्दे हमारे बेरोजगारी को दूर करना, बेरोजगारी बहुत है, यहाँ पर हमें रोजगार के साधन लाना होंगे, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य और शिक्षा की तरफ हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और कोरबा में 35वें सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत रोड सेफ्टी राइड आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करें और सुरक्षित रहें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, अगर शराब पीना ही है तो घर पर जाकर पिए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कोरबा के एसपी जितेंद्र शुक्ला, कलेक्टर अजीत बंसल और कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। शराब पीकर भी वाहन न चलाएं, क्योंकि शराब से भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। तो जब अपने शराब जिनको पीना ही है, अपने घर में जाएं, घर में जाने के बाद में जो भी अपने को एंजॉय करना है करें। बाकी जब बाइक चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो शराब पीकर बिल्कुल वाहन न चलाएं, क्योंकि अधिकांश यातायात माह के दौरान ही मतलब हमने ये बाइक की रैली रखी हुई है। रोड सेफ्टी को रखते हुए हेलमेट जागरूकता को अभियान को ध्यान में रख के हमने ये रैली आयोजित की है। आज अभी यहीं CSEB ग्राउंड से ये 4 बजे के आसपास स्टार्ट होगी और पूरे नगर का एक भ्रमण लगा के ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास ख़त्म होगी। और मेरा और कोरबा पुलिस का पूरा उद्देश्य है कि पूरे कोरबा टाउन में ये जागरूकता फैले कि एक भी हेड जो बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के नहीं निकलें। आप सभी लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग स्वयं इसका हिस्सा बनेंगे, हिस्सा दिल से बनेंगे। आप लोग भी इसका पालन करेंगे अगर हिस्सा बन रहे हैं तो। अगर नहीं पालन करने की कोई भी संभावना दिख रही तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका हिस्सा ना बने। साथ ही मैं उम्मीद करूंगा कि आप दिल से इसका हिस्सा बनेंगे और हमको कभी आप बिना हेलमेट के नहीं दिखेंगे बाइक पे। साथ ही ये संदेश पूरे पब्लिक में ले जाएंगे और ये ज़रूरी है बहुत, क्योंकि किसी के परिजन डेली अपनी जान से हाथ धोते हैं और पुलिस को हर दिन कोई ना कोई बॉडी उठानी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, हर परिवार अपने परिजन के लिए संतुष्ट रहे। बाहर वो रोड पे है तो ये विश्वास रहे कि उसका कम से कम डेथ नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बाइकर्स, सभी बाइक वाले लोग हेलमेट के साथ ही हमेशा निकलेंगे और इस अनुशासन और इसलिए छत्तीसगढ़ की कवर्धा को धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि कवर्धा में बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम और धर्म सभा का आयोजन होते रहता है। इस बार मशहूर कथावाचक बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का 28, 29 और 30 जनवरी को दरबार लगने जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में लाखों की भीड़ होने की संभावना है, इसलिए न्यू बस स्टैंड स्थित 20 एकड़ खाली जमीन पर कार्यक्रम की तैयारी की गई है। कथा के लिए विशाल डोम लगाया गया है। कथा सुनने आने वाले भक्तों के लिए खास तैयारी की जा रही है। वहीं मौसम को देखते हुए लोगों को बैठने के लिए भी डोम लगाया गया है। हर दिन 2 लाख से अधिक लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। इस बारे में कार्यक्रम के आयोजक दिलीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि महाराज जी से बहुत लंबे समय देने के लिए बात चल रही थी, लेकिन लगातार उनकी व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पा रहा था। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम तय हुआ तो महाराज जी ने कवर्धा आने के लिए भी हामी भर दी। 27 जनवरी को महाराज कवर्धा पहुंचेंगे, 28 और 29 जनवरी को कथा वाचन करेंगे। वही 30 जनवरी के सुबह दरबार लगेगा, फिर दोपहर के भोजन के बाद फिर से कथा होगी और 30 जनवरी को ही रात में महाराज कवर्धा से रवाना होंगे। बता दें कि पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री का कवर्धा में कार्यक्रम होने के कारण लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आयोजक भी इसकी पूरी तैयारी में है। 2 लाख से अधिक
लोगों के खाने के साथ ही बैठने की भी व्यवस्था की गई। श्री सरकार का जो आयोजन कवर्धा का है वो 27 को शाम को उनका आगमन है। 28, 29, 30 3 दिन का हनवत कथा होगा जो 4 बजे से 7 बजे तक होगी। एक दिन 29 को दिव्य दरबार होगा जहाँ पर गुरुजी लोगों की पर्ची निकालेंगे और समस्याओं को सुनेंगे। और इसके सिवा एक दिन दीक्षा का कार्यक्रम होगा। उस दीक्षा के कार्यक्रम में दीक्षार्थी जो है वो सुबह 3 बजे नहा धोकर धवल सफ़ेद वस्त्र पहनकर आएगा और जो दीक्षा के सामान चाहिए वो वहाँ पर बैठे हुए गुरुजी के लोग बता देंगे। और दीक्षा का कार्यक्रम 3 से सुबह 6 बजे तक एक दिन का ही रहेगा। और व्यवस्था क्या रहेगा उसमें? व्यवस्था किस टाइप का व्यवस्था रहेगा? क्या उसमें वो रहेगा दीक्षा में और सारी व्यवस्थाएं जितने लोग हम जो आने वाले हैं दर्शनार्थी उनके लिए बैठक की व्यवस्था में चेयर रखा गया है, सोफा रखा गया है। बाकी 1 लाख स्क्वायर फीट में हमारा डोम लगा हुआ है। 4 लाख में मैट्रेस की व्यवस्था है जिसमें बैठेंगे। हर कॉर्नर पे पानी की व्यवस्था है और भंडारा में करीब 2.5 से 3 लाख लोग रोज भोजन करेंगे। जो 90/120 का 2 बना हुआ है। हर सुबह 10 से रात को 10 बजे तक भंडारा चलेगा। और दिव्य दरबार किस दिन रहेगा? दिव्य दरबार 29 लगेगा जिसमें पर्ची देने वाले लोग एक लाल कपड़ा में नारियल और 5 लौंग डाल के एक स्टॉल रहेगा, वहाँ पर अपनी अर्जी लगाएंगे और वो अर्जी गुरुजी तक पहुँच जाएगी। जो भाग्यशाली लोग हैं उनकी अर्जी खुलेगी और गुरुजी चाहेंगे तो किसी को अपने मन से भी बुला सकते हैं। और पार्किंग जो व्यवस्था है वो वहाँ से कितनी दूरी में रहेगा? पार्किंग की व्यवस्था तो लगभग सब नजदीक में है। तो VIP पार्किंग जो है बस स्टैंड में है, एक पार्किंग जो है जुनवानी में है, एक पार्किंग जो है वो उससे लगा हुआ जो 10 एकड़ का एरिया है वहाँ है। और बाकी बड़ी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। जैसे शासन से चल रही है चर्चा की, बड़ी गाड़ियाँ जो डाइवर्ट होकर चलेगी इस रोड पर नहीं आएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। 31 जनवरी को ग्वालियर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के दौरे को लेकर जिले के भितरवार में अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार और SDM DN सिंह भितरवार, ब्लॉक के भितरवार, चिनोर, आतरी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी की समीक्षा बैठक ली, जिसमें अपर कलेक्टर ने समस्त राजस्व निरीक्षक और पटवारियों के राजस्व संबंधित रिकॉर्ड चेक कर समय सीमा में राजस्व प्रकरण निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही MP में 15 जनवरी से 29 फरवरी तक MP सरकार की ओर से चलाए जा रहे राजस्व अभियान के तहत राजस्व निरीक्षक और पटवारी को निर्देश देते हुए कहा कि इस अभियान में राजस्व संबंधित जो भी प्रकरण लंबित है उस प्रकरण का समय सीमा में निराकरण करें, हितग्राहियों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। अभी हम लोगों का राजस्व महाअभियान चल रहा है जो कि हमने 15 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक हम लोगों को करना है। तो उसके बारे में एक समीक्षा बैठक भी की। साथ में पटवारियों को यही निर्देश दिए कि जो हमारा राजस्व के संबंधी जो भी प्रकरण लंबित हैं उसको जल्दी से जल्दी सही तरीके से निपटा। जगदलपुर जिले में संचालित छात्रावासों में शासन की ओर से जाने वाली छात्रवृत्ति राशि और छात्रावास में बच्चों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं में किस कदर जिम्मेदार अधिकारी डाका डाल रहे हैं, इसका खुलासा जांच के दौरान हुआ है। मामला बस्तनार ब्लॉक के बिरचेपाल छात्रावास का है, जहां बच्चों की संख्या 50 बताई गई, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो वहां ना तो बच्चे मिले और ना ही उनको दी जाने वाली सुविधाएं देखी। ना बेड है, ना बच्चों के लिए मेस है। इस मामले में जब छात्रावास अधीक्षक और मंडल संयोजक से जानकारी ली गई तो मामला गबन से जुड़ा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि 8 सालों में कुल 36 लाख का गबन हुआ है। उधर बस्तर कलेक्टर के पास शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने सहायक आयुक्त को टीम गठित कर इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। उसमें छात्रावास के बाद पहली बार मैं निरीक्षण करने उस छात्रावास में गया था, पर उस छात्रावास को देख के ऐसा नहीं लगा कि यहाँ बच्चे रहते होंगे, क्योंकि व्यवस्थित सामान था भी उपलब्ध था। वहाँ खाने का अलावा पलंग भी थे, पर
गद्दे भी थे और गद्दे पूरे फट चुके थे, पंखा था वो नीचे गिर चुका था। मतलब पूरा बिल्डिंग की स्थिति को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ बच्चे रात में रहते होंगे। दिन में हो सकता है स्कूल से आने के बाद बच्चे कुछ देर वहाँ रहते होंगे, पर स्थिति ऐसी कोई नहीं पाई गई थी। तो उसके बाद में आस पड़ोस के ग्रामीणों से चर्चा की गई, वहाँ के सरपंच जी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ये आश्रम में रहता तो कोई नहीं, आते हैं जरूर, डर जरूर है यहाँ पे 50 बच्चे, पर रहते नहीं हैं। तो इस बार और भी हमारी टीम के सदस्य थे, हमारे ऑफिस का स्टाफ था, उनके साथ हमने विस्तृत जांच की और उसमें कोई भी रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन पाया नहीं गया। तो जिसके आधार पे अब जो बच्चे आश्रम में छात्रावास में दर थे, वो स्कूल के मध्याह्न भोजन से ही उनका खाना चल जा रहा था और खा के घर चल देते थे। इस आधार पे हमने कार्रवाई की है और कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया गया। साहब ने कहा कि जो भी निर्णय लिया सर ने कि वसूली करा जाए तो वसूली कराया गया। कितने की राशि? लगभग 36 लाख रुपए की वसूली है। हाँ, ये किन का पैसे का मतलब किस? ये बच्चों का जो शिष्यवृत्ति की राशि रहती है वो राशि रहती है, जो पहले 1000 रुपए थी, अभी 1500 रुपए हो गई है। मतलब बिना बच्चों की राशि ये लोग बंद कर दी है। जांच में तो यही पाया गया हमारे द्वारा। तो राशि ये एक्चुअली स्टाफ हमारा, ये इनका डीओ जिला शिक्षा अधिकारी के रहते हैं, तो वसूली की कार्रवाई करते हुए हमने उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी मैडम को भेज दिया है और वहाँ से वसूली। सरगुजा जिले के ग्राम घंगरी में बने एजुकेशन हब में पढ़ने वाले आवासीय एकलव्य विद्यालय की छात्र छात्राएं अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत करने के लिए 7 किलोमीटर तक पैदल चलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। दरअसल सरगुजा जिले में बने एजुकेशन हब को छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बनाया गया है, लेकिन आवासीय एकलव्य परिसर में कक्षा 6वीं से 9वीं तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन और स्कूल प्राचार्य पर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर वे 7 किलोमीटर तक पैदल चलकर कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने हॉस्टल वार्डन और स्कूल प्राचार्य की शिकायत की। इस मौके पर छात्रों ने हॉस्टल वार्डन की ओर से सही तरीके से खाने पीने की व्यवस्था न करने, गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया। साथ ही उन्होंने कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी। वहीं दूसरी तरफ छात्रों की इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर तुरंत एक्शन में आ गए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से प्रभारी प्राचार्य और हॉस्टल अधीक्षक को निलंबित कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सीतापुर में बन रहा आवासीय एकलव्य विद्यालय जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा के साथ शिफ्ट किया जाएगा। आज हटेगा ना, आज हटेगा, सामने आज हटेगा, बोल आज बात विश्वास करो। नया साल उस टाइम कुछ अच्छा करके दिखा, उसके बाद पीछे हुआ है। साहब नए आए हैं, पानी भी नहीं आ रहा है, आज क्या पिएंगे? हम लोग हमारे स्कूल में कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, हमें कुछ दिया भी नहीं जाता था और हमारे लिए गंदा पानी से खाना बनता था और वार्डन मैम भी ढंग से बात भी नहीं कराती थी हमारे पेरेंट्स से। हम इतने दूर रहकर भी हमारे पेरेंट्स को गवार से बोलते। हमारे 6 से लेकर 9 तक है ना, एकलव्य के बच्चे आए थे। ये कौन सा गांव है ये अपना? गंगरी। बिकॉज जो गंगरी में अभी हम एकलव्य चला रहे हैं, तो उसमें जो बिल्डिंग बन रहा है वो सीतापुर में बन रहा है। तो उनकी कुछ हॉस्टल की समस्या थी, खाने का थोड़ा इशू था, पानी का इशू था। तो हम जून में यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज बिल्डिंग ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, कुछ फिनिशिंग बचा है। तो जो भी पानी की समस्या है या फर्नीचर की समस्या है, खाने की समस्या है, तो नहीं रहेगी। बिकॉज वहाँ बिल्डिंग तो बना नहीं, एक छोटे से एरिया में चला रहा है। तो कुछ समस्या है तो हमने समस्या को हम समाधान भी कर लेंगे। जून में वहाँ शिफ्ट हो जाने के बाद तो हमारे पास कोई समस्या रहेगी। अभी किस तरह की कोई कार्रवाई की गई है क्या? कार्रवाई क्या है कि जो प्रिंसिपल थे उनको भी हमने वहाँ से दूसरी जगह पे भेज दिया है। इन द सेंस वो प्रभार में ही था, और जो मैडम है, जो अधीक्षिका मैडम थी, उनको भी दूसरी जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया है। तो उनकी जो भी समस्या है, जैसे खाने के लिए टाइम का है, हॉस्टल है, हम भी हॉस्टल में रहे हैं, थोड़ा बहुत पानी का खाने का तो समस्या होती है। घर में भी आपको भी शायद जो पसंद है वो 10 बजे नहीं मिलता होगा, 11 बजे मिलता होगा। हॉस्टल है, उसमें समस्या बहुत सारी इन द सेंस खाने टाइम का नहीं, थोड़ा टेस्ट नहीं रहता है, पानी का समस्या होता है, कोई थोड़ा चिल्ला के बोलता है। ये जो नॉर्मल समस्या होती है वही समस्या है, ऐसा कुछ मेजर समस्या है
कोटगांव के पुलिस अधीक्षक की ओर से थाना माकड़ी का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और उन्हें बेहतर पुलिसिंग के लिए दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी निमितेश सिंह परिहार और थाना प्रभारी विनोद कुमार साहू समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य भारत की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।